हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी हंगर्स पर। सब्सक्राइब करें स्टडी हंगर्स को और पास में ही लगे बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप सभी को मिलते रहें। तो चलिए, सीरीज में आज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर है 7 नंबर का। उसे हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज हमारा देश यानी कि भारत। तो भारत से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट बनते हैं और इंडिया की ज्योग्राफी क्या है, उसे हम आपसे डिस्कस करेंगे। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक चित्र बना लेता हूँ इस जगह पे, और आपको कोशिश करता हूँ चित्र के माध्यम से चीज़ों को समझाने की। ठीक है, तो ड्राइंग पे ज़्यादा ध्यान ना दें, मेरी अच्छी नहीं है। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला, उत्तर में हिमालय। तो अगर हम बात करें इस वाले एरिया में, यहाँ पर नॉर्थ में, तो नॉर्थ में क्या हो गया? हिमालय। ये क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, इन्हें आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है। पश्चिम में अरब सागर, तो वेस्ट की बात हो गई, तो वेस्ट में क्या आ गया? अरेबियन सी यानी कि अरब सागर आ गया। पूर्व में, तो पूर्व वाली दिशा ये होती है, तो ईस्ट में क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ बंगाल। तो ये हो गया बंगाल की खाड़ी। ठीक है। दक्षिण में हिंद महासागर, तो साउथ में क्या हो गया इसके? हिंद महासागर। तो ये चार चीजें हैं भारत के चारों ओर, पूछा जा सकता है परीक्षा में। ठीक है, तो इसे आप याद रखें। अच्छा, एक पॉइंट है, इसे देख लेते हैं। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप ये बोलते हैं ना भारत को। तो स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। यानी कि इस प्रकार की स्थिति बनी है भारत की, इधर से भी जल से घिरा है, इधर से भी जल से, और इधर से भी। तो तीन ओर से जो जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीपीय स्थल का वह भाग है जो तीन तरफ से क्या है? जल से घिरा है। तो ये नीचे वाला क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है। अब बात आती है भारत के क्षेत्रफल की। तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार जो है वो लगभग 3200 किलोमीटर है। यानी कि उत्तर में यहाँ से यहाँ तक, अगर ऐसे बात करें, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है? 3200 किलोमीटर। ठीक है, याद रखें इसे। सॉरी। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार जो है वो है 2900। अगर ऐसे में बात करें, ये जो है वो कितनी है? 2900 किलोमीटर। ठीक है, याद रखें इसे। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमानी पठार सतह, तटीय भाग आदि भारत के स्थलीय रूप की विभिन्नता को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। और यहाँ की जलवायु, वनस्पति और वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में बहुत सी भिन्नता देखने को मिलती है। और इस भिन्नता में भी हम क्या है? एकता पाते हैं, जिसकी वजह से हम परंपराओं में बंधे हुए हैं और संपूर्ण राष्ट्र एक ही है। और अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो भारत की जो आबादी है वह 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है, और यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो याद रखें, भारत विश्व के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी है। ठीक है। स्थिति क्या है भारत की? स्थिति अगर हम बात करें जो ग्लोब पर, जैसे कि जो ग्लोब होता है उस पर अगर मैं आपसे बात करूं स्थिति तो कैसी है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आपको ये चीज पता होगा, यानी कि अगर नहीं पता तो आपको पहले से लेकर वीडियो देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये 7 नंबर का वीडियो चल रहा है। क्योंकि एक एक छोटी छोटी चीजों को हम अच्छे से क्लियर कर कर आ चुके हैं। तो हमने कहा था कि 0 डिग्री पर विषुवत रेखा जो है, इक्वेटर हमें काट दिया। तो ऊपर वाला जो हिस्सा कहलाया, ये कहलाया उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो आपको पता है जो कर्क रेखा है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो हमारे भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो भारत जो स्थित है वह कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जो कि कितने पर है? 23 हाफ, 23.5 डिग्री पर है, देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर तक की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 अंश से, यानी कि अगर हम बात करें अक्षांश में, तो अक्षांश में अगर मैं भारत की स्थिति की बात करूं, तो
तो यहाँ पर कितना है 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश तक, यानी कि भारत जो अक्षांशों के बीच पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में कि भारत किन अक्षांशों के बीच स्थित है, तो भारत 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से कितने तक 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश तक क्या है स्थित है। ठीक है, अब बात आती है देशांतर। तो देशांतर कैसे होते हैं खड़े में, तो इधर से यहां तक इतने कितने देशांतरों के बीच स्थित है, तो भारत स्थित है 68 डिग्री 7 अंश से 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतरों के बीच। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो हमने बताया था आपको कि 0 डिग्री पर जो देशांतर है, इधर जाओगे तो इधर वाले कौन से कहलाएंगे पूर्वी देशांतर, और इधर वाले पश्चिमी देशांतर। तो इधर आ रहे हैं भारत के लिए, इसलिए ये कौन से देशांतर है पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो भारत क्या है कि अगर अक्षांशों की बात करें तो बता देना 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश तक, और अगर देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 अंश से 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी 2 गोलार्धों में बांट दें तो भारत की स्थिति क्या होगी। स्वाभाविक बात है, जैसे कि अगर ये पृथ्वी है, अगर आपने इसे 2 भागों में बांट दिया तो भारत तो हमारा इधर है ना भाई, तो कौन से गोलार्ध हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा। ठीक है, भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी ये बात हो गई। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दोनों छोरों में जो स्थानीय समय में जो अंतर है वो कैसा है, बहुत अधिक हो सकता था। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि 68 डिग्री और 97 डिग्री इन दोनों देशांतरों की अगर हम बात करें कि लगभग छोटा सा देख लें तो यहाँ पर जो एवरेज निकल रहा है वो कितना है 29 डिग्री, यानी कि समथिंग सॉरी 68 है ना। तो ये 29 डिग्री के समथिंग डिफरेंस है दोनों देशांतरों में। तो इसकी वजह से तो हमने देखा था कि 1 डिग्री देशांतर पर कितने मिनट का अंतर आ जाता है 4 मिनट का, और जबकि ये तो कितना हो गया 29 डिग्री, यानी कि इसे लगभग आप 30 डिग्री मान लो। और आपने 30 डिग्री मान लिया और ये 4 से अगर इसे कर दोगे 4 मिनट से, तो लगभग 120 मिनट का डिफरेंस आना चाहिए। यानी कि भारत के इस वाले छोर और इस वाले छोर में कितना अंतर होता 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, जो कि हम इससे पहले वाले जो चैप्टर थे उनमें इसको अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए जो स्थानीय समय होता है वो 4 मिनट का अंतर है, यानी कि ऐसे हमारे 360 देशांतर है। और जैसे जैसे देशांतर होते हैं, जैसे कि मान के चलो ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है, 4 डिग्री, 5, तो हर एक में कितने मिनट का अंतर होगा 4 मिनट का, ये 4 4 इस तरीके से। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि भारत के पश्चिम में गुजरात, यानी कि अगर हम बात करें भारत का हमारा ये वाला जो है पश्चिम में गुजरात हो गया, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, तो हमने बात करी ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। इन दोनों के बीच 30 डिग्री लगभग देशांतर का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर हो गया ना। तो कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्योदय होता है वो लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पढ़ चुके हैं कि हमने क्या है कि इस पूरे के पूरे देश में एक ही टाइम जोन रहे, क्या रहे, एक ही टाइम जोन रहे। इस वजह से हमने क्या किया कि देश के मिडिल से एक रेखा खींची, यानी कि एक देशांतर को मध्य माना, कौन सी को 82.5 डिग्री को। ठीक है, यानी कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया, स्टैंडर्ड टाइम जिसे कहते हैं। जैसे कि इस यामोत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस देशांतर को क्या मान लिया हमने, मिडिल में मान लिया कि यहाँ पर जो समय होगा उसी से हमारी सभी घड़ियां सेट हो जाएंगी और हमारे संपूर्ण भारत में जो टाइम चलेगा वो एक ही टाइम चलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया है इस चित्र में, ये भारत के साथ जो पड़ोसी देश हैं उनकी बात कही गई है। तो पड़ोसी देश हमारे कौन कौन से हैं, तो इस चित्र के माध्यम से हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा है पाकिस्तान, ठीक है, और इधर से ये जो टच करता है हल्का सा पीओके जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको जो टच करता है वो अफगानिस्तान। इधर वाले एरिया में ये तिब्बत जो कि चीन के अंडर में ही है, चाइना हो गया, यहाँ पर नेपाल है, ये भूटान हो गया। ठीक है, ये तो स्थिति हो गई ऊपर वाले देशों की। और ये बांग्लादेश है जिस जो कि बंगाल का हिस्सा था हमारे पहले, पश्चिम बंगाल का। तो बांग्लादेश का एक और नाम है जिसे पूर्वी बंगाल भी कहते हैं। ठीक है, जो कि 1971 में अलग हो गया था। ये म्यांमार भी है, ठीक है,
और ये भारत के क्या हुए, पड़ोसी देश हो गए, और नीचे ये जुड़ा हुआ है श्रीलंका। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे। यहाँ पर देखिए ये भारत का पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है। ये तो एक्चुअली किताबें में पुराना दिया हुआ है, अब तो नए आ गए हैं अपडेट होकर। किताबें कब छपेंगी नहीं तब देखा जाएगा। यहाँ पर ये जो है ना, ये वाला लगभग ये, तो यहाँ पर लद्दाख को दे दिया गया है, क्योंकि लद्दाख एक नया केंद्र शासित प्रदेश भी तो बना दिया ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, नीचे आते हैं, चलिए पढ़ते हैं इसको। राजनीतिक और अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर एक अच्छा दिख रहा है मुझे। दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, समुद्री देशों में अगर हम बात करें तो दो हैं, कौन कौन से, श्रीलंका और मालदीव। और पाक जो जल संधि है भारत को श्रीलंका से क्या करती है, अलग करती है। याद रखें, जल संधि की विशेषता होती है, क्या होती है कि ये दो भूभागों को अलग करती है और दो जगह का क्या है, जल मिल जाता है इसमें। ठीक है, तो पाक जल संधि क्या कर रही है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का जल मिल जाता है। भारत एक विशाल देश है और प्रशासनिक क्रियाकलापों के देश को अगर हम बात करें तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। जैसे कि मैंने आपको बताया था, करीबन ये जो पुस्तक है करीबन होगी शायद 2018 के समथिंग। अब तो अपडेट हो गया है डाटा, तो कितने हुए, अब ये अपडेट हुआ तो जम्मू कश्मीर हट गया, तो कितने बचे, 28 राज्य बचे। 7 से पहले जम्मू कश्मीर जुड़ गया अब इसमें, तो कितने हुए, 8। एक और जुड़ा, कौन, लद्दाख, तो कितने हो गए, 9। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन क्या हुआ, ये कब हुए, ये हुए 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आए, कौन कौन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लेकिन 26 जनवरी 2020 में एक चीज और हो गई, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश थे, उन दोनों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, यानी कि ज्वाइंट कर दिया, एक दूसरे में शामिल कर दिया। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 28 राज्य और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी रह जाएगी, तो 8 रह जाएगी। ठीक है, ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है ये। तो यहाँ पर ये देखिए भारत का फिजिकल मैप दिया है। फिजिकल मैप में आप ये देख पा रहे हैं अच्छे से, ये हमारा हिमालय दिया हुआ है पूरा का पूरा, जो कि चीन और रूस से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारे देश की क्या है, रक्षा करता है। ये हिमालय देखिए यहाँ पर, ये आप देख पा रहे हैं हिमालय के नीचे का ये दक्षिणी जो भाग है उसे शिवालय कहते हैं, शिवालिक। ठीक है, ये नदियां प्रवाहित होती हैं इधर, पंचनद जैसे कहते हैं, 5 नदियां के किनारे होने के कारण ही पंजाब नाम पड़ा है उसका। तो 5 नदियां यहाँ से प्रवाहित हो रही हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और सिंधु। ठीक है, ये पर्वत श्रृंखलाएं दी हुई हैं, माउंटेन रेंजेस जो हमारे इंडिया की, तो राजस्थान वाले एरिया में, यानी कि इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा भी था, पर्वत जब पढ़े थे, है ना। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। और ये डिजर्ट है, भारतीय महामरुस्थल जो कि राजस्थान में है। चंबल नदी ये प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। यमुना नदी है, गंगा नदी है। गंगा नदी ये बड़े विशाल मैदानों का निर्माण करती है, ये मैदान है यहाँ पर। ये यहाँ से तिब्बत से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि आगे आती है और ये ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी उड़ीसा में है जो कि ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ये भी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच है ये दोनों, विंध्याचल, सतपुड़ा। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, और गोदावरी नदी है, गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये जो हिस्सा है ये इधर वाला, ये कहलाता है पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट जैसे कहते हैं। ठीक है, और इधर वाला जो है तटीय क्षेत्र के साथ ये पश्चिमी घाट। ये दोनों साइड क्या हो गए, तटीय क्षेत्र हो गए, क्योंकि समुद्री सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, और इधर वाला ये जो है वो क्या कहलाएगा, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट जिसे कहते हैं। लिखा भी है, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो ये दक्कन का पठार है। ठीक है, कावेरी नदी है ये, और ये अन्नामलाई पर्वत चोटी दी हुई है, नीलगिरी पर्वत दिया है। तो ये बात तो हम इंडियन ज्योग्राफी विशेष डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो लक्षद्वीप दिया हुआ है, ठीक है, और जो कि आइलैंड है, और एक ये दिया हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी आइलैंड्स है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है छोटी छोटी जिनको हम डिस्कस करते हुए आपसे जा रहे हैं। 2 जून 2014 को जो तेलंगाना था वो भारत का 29वां राज्य बना, जो कि पहले किसका, आंध्र प्रदेश का ही एक भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है, तो भारत की जो कैपिटल है वो क्या हुई, दिल्ली। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ था, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य है गोवा। और राज्यों को जिलों में बांटा गया है, यानी कि पहले जो बात हो रही थी
पहले बात जब देश आज़ाद हुआ तो यह बात चल रही थी कि प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर देश को बांटा जाए। लेकिन जो क्या है, आंध्र प्रदेश में क्या है, एक व्यक्ति था श्री रामुलु नाम का, उसने क्या है अनशन स्टार्ट कर दिया। तो भाषा के आधार पर जो गठित होने वाला पहला राज्य बना वो आंध्र प्रदेश बना। इस प्रकार से और अन्य राज्यों ने भी मांगे स्टार्ट कर दी और अन्य सभी राज्यों को भी क्या है बनाना पड़ा। और उस समय जो राज्य बने वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक है, ये कुछ दिया हुआ है, उसको भी डिस्कस करते हैं। जलोढ़ निक्षेप, तो ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में इसे क्या कर देती है, बिछा देती है। सहायक नदियां, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। जैसे कि ये कोई नदी जा रही है मान के चलिए, और इस नदी में आकर उसकी क्या है कि जैसे कुछ नदियां ये ऐड हो जाएं, तो ये क्या कहलाएंगी, इसकी ये जो नदियां हैं वो सहायक नदियां कहलाएंगी, टेरिटरी रिवर कहलाएंगी। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो गया राजस्थान और सबसे छोटा हो गया गोवा। भौतिक विभाजन, फिजिकल बेसिस पर कैसे डिवाइड किया गया इंडिया को, तो ये भी बात कर लेते हैं। तो भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह आदि चीजें हैं। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय एक संतरी, संतरी से तात्पर्य एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। हेमधन आलय का मतलब है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। जो हिमालय है उसको 3 तरीके से ऐसे श्रृंखलाओं में बांट दिया। सबसे ऊपर जो है उसे कह दिया बृहत हिमालय। कौन सा कह दिया, बृहत हिमालय, जिसे ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, जिसमें हिमाद्री भी है, जिसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। और इसी में विश्व की सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट जिसे कहते हैं। मध्य हिमालय एक है, मध्य हिमालय, ठीक है, ये मिड हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं। और उसके नीचे है शिवालिक, शिवालिक जो है नीचे है दक्षिणी। ठीक है, ये 3 तरीके समानांतर इसमें बटा हुआ है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। जैसे जैसे आप ऊंचाई से नीचे की ओर बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा हिमालय से जैसे जैसे आप नीचे पड़ेंगे इधर की ओर, ये तो ये आपको मिलेंगे मैदान बड़े बड़े, तो ये मैदान है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। और ये जो मैदान है वो समतल और सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि की सहायक नदियों के द्वारा क्या है, जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। सिंधु का नाम कैसे आ जाएगा, यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र तो मुख्य नदियां हैं। ठीक है, नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि मैदानों में जनसंख्या कैसी है, अधिक है, जो कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। भारत के पश्चिमी भाग में, यानी कि जो भारत का अगर हम बात करें, ये वाला जो हिस्सा है इधर का, ये राजस्थान वाला, तो यहाँ पर क्या है, रेगिस्तान है। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये। ठीक है, और यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला है। और यहाँ पर वनस्पति की जो मात्रा है बहुत कम है। यहाँ पर 2 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है नागफनी, नाम सुना होगा आपने, और एक पाया जाता है कैक्टस। ठीक है, क्या आप जानते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे कहा जाता है सुंदरवन डेल्टा। और इस डेल्टा की जो आकृति है वो कैसी है, त्रिभुजाकार है। इसकी डेल्टा की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। और डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, यानी कि जहां पर नदी गिरती है वहां पर क्या है, डेल्टा का निर्माण होता है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का क्या कहा जाता है, मुहाना कहा जाता है। छोटा सा क्वेश्चन याद रखें, यहाँ पर नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उसे क्या कहा जाएगा, उसे उस नदी का मुहाना कहा जाता है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार आते हैं। और इसकी जो आकृति है वो कैसी है, त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। जो पठार है जैसे कि विंध्याचल, सतपुड़ा आदि पर्वत श्रृंखला है, जहां से कि कई नदियां जैसे कि नर्मदा और ताप्ती होकर बहती हैं। इस पठार के पश्चिम में जैसे कि आप नीचे की ओर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा भारत में नीचे, तो ऐसे ये वाला जो मिल गया ये पश्चिमी घाट है, जो कि मैंने ऊपर चित्र में ऑलरेडी बता चुका हूं। ये वाला हो गया, तो ये जो हो गया वो कौन सा हो गया, पूर्वी घाट हो गया। ठीक है, ये बात हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर ये प्रवाल। तो प्रवाल क्या होते हैं कि छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है और अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। ठीक है,
याद आ रही है बात, समझ में? जो छोटी छोटी समुद्री जीव जंतु होते हैं वो क्या है, मर जाते हैं, उनके कंकाल जो शेष रह जाते हैं उनके ऊपर नए आते हैं, फिर वो मर जाते हैं, उनके ऊपर नए आते हैं, इस प्रकार से क्या है, प्रवाल द्वीप बन जाते हैं। और महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर एक डेल्टा बना है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और इस डेल्टा का जो नाम सुंदरबन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम की वनस्पति भी क्या है, पाई जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर एक ये चित्र दिया गया है सुनामी का, किसी बच्चे ने बनाया है, बहुत अच्छा प्यारा चित्र है ना। तो भारत में दो द्वीप समूह यानी कि दो आइलैंड्स हैं इंडिया में। कौन कौन से हैं? तो एक तो इस साइड हो जाता है ये वाला, तो ये हो गया लक्षद्वीप, ठीक है, जो कि अरब सागर में है। और इधर हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। सुनामी क्या है? तो सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो आपने देखा होगा कई प्रकार की सुनामी या चक्रवात भारत में आते रहते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं उनको अच्छे से डिटेल में। चलिए देखते हैं। हाँ, देखिए भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो भारत को जो भौतिक भाग हैं वो हिमालय हुआ, भारत का उत्तरी मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह, इन आधार पर भौतिक भागों में क्या है, विभाजित किया जा सकता है। भारत की जो स्थलीय सीमा है 7 देशों से जुड़ती है, उनके नाम पूछ रहा है। तो उत्तर पश्चिम में जो है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान, उत्तर में जो है वो चीन नेपाल भूटान, और पूर्व में है बांग्लादेश और म्यांमार। और नीचे यहाँ पर सीमा नहीं जुड़ती, लेकिन इन्हें पाक जल संधि जो अलग करती है वो कौन सा है, भारत और श्रीलंका। याद रखें इसे, ठीक है। कौन सी दो नदियां अरब सागर में गिरती हैं? तो हमने बात की थी नर्मदा और ताप्ती, दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और कहाँ पर गिरती हैं, अरब सागर में। मोस्टली ज़्यादातर 95% जो नदियां हैं वह जो गिरती हैं वो किस में गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम तो सुंदरबन डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। भारत में कितने राज्य? तो बात करें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है वो एक ही है कॉमन, जिसका नाम है चंडीगढ़। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है क्योंकि ये मैदान जो होते हैं यहाँ की भूमि जो होती है उपजाऊ होती है, इस कारण। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों? क्योंकि लक्षद्वीप द्वीप समूह छोटे छोटे समुद्री जीव जंतुओं के कंकाल पर बना है, इसे क्या कहा जाता है, पॉलिप कहा जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हैं शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल। तो चलिए देखते हैं क्या कहा जाएगा। तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को कहा जाएगा शिवालिक। सह्याद्री को अन्य नाम से जाना जाता है अरावली, पश्चिमी घाट, हिमाद्री। किस नाम से जानेंगे? पश्चिमी घाट के नाम से, ठीक है। सह्याद्री को किस नाम से जानेंगे? पश्चिमी घाट। पाक जल संधि किसको अलग कर रही है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह तो हमने बात की थी, अरब सागर में जो है वो है लक्षद्वीप, और अंडमान निकोबार है वो है आपका बंगाल की खाड़ी में। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। बात आती है खालिस्तान की। तो खालिस्तान के बारे में हम बात करें, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। महान हिमालय को जो जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है और भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरने वाली अक्षांश रेखा है तो वो है कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये थे इसके क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।